इतिहास सिर्फ महलों और लड़ाइयों में नहीं लिखा जाता। कभी कभी वह हमारी रसोई में भी पकता है। कभी सोचा है कि रामायण और महाभारत के पात्र क्या खाते होंगे? तो चलिए आज एक बहुत ही अनोखे अकादमिक शोध के जरिए हमारे महाकाव्यों की इस भूली बिसरी पाक कला की दुनिया में झांकते हैं। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी फैंटेसी फिल्म का सीन लगता है ना? एक ऐसी दुनिया की तस्वीर जो हमें सीधे प्राचीन भारत के दिल में ले जाती है। पर हैरानी की बात यह है कि ये पंक्तियां किसी कहानी की किताब से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग जगह से आई हैं। दरअसल ये जो इतना काव्यात्मक ब्यौरा है, ये गुजरात विश्वविद्यालय में सबमिट की गई एक डॉक्टरेट थीसिस के डिजाइन नोट से लिया गया है। ये दिखाता है कि अकादमिक रिसर्च भी कितनी क्रिएटिव और कल्पना से भरी हो सकती है। तो ये है वो थीसिस। इसका पूरा टाइटल है रामायण, महाभारत और उन पर आधारित काव्यों में पाक कला का एक महत्वपूर्ण अध्ययन। इसे गुजरात यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए जल्पा एस मुंजपरा ने तैयार किया है। ये एक बहुत ही गंभीर अकादमिक काम है जो हमारे महाकाव्यों को एक बिल्कुल नए और कह सकते हैं मजेदार नजरिए से देखने का मौका देता है। तो ये रिसर्च हमें बताती क्या है? देखिए, ये महाकाव्यों को सिर्फ कहानियों की तरह नहीं देखती, बल्कि उन्हें अतीत के रोजमर्रा के जीवन और खासकर उस समय के फूड कल्चर को समझने की एक खिड़की की तरह इस्तेमाल करती है। ये एक तरह की कलिनरी आर्कियोलॉजी है, यानी पाक पुरातत्व की यात्रा जो शब्दों के जरिए की जा रही है। प्राचीन रसोई की दुनिया को समझने के लिए ना छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे पात्र शब्द। इस रिसर्च में ये पता चलता है कि खाना पकाने के लिए स्टील नहीं बल्कि मिट्टी या तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन यही हमें उस दौर की असलियत के करीब लाता है। जरा सोचिए, उस खाने का स्वाद आज से कितना अलग होता होगा। अच्छा, अब चलिए इस रिसर्च के पहले बड़े हिस्से में गोता लगाते हैं, रामायण। ये महाकाव्य सिर्फ श्री राम की यात्रा के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि उस यात्रा के दौरान उन्होंने और बाकी किरदारों ने क्या खाया। इस थीसिस का दूसरा चैप्टर सीधे वाल्मीकि रामायण की पाक कला यानी पाक कला पर ही फोकस करता है। यह हमें सीधे मूल ग्रंथ की दुनिया में ले जाता है ताकि हम समझ सकें कि उस युग का खाना पीना कैसा था। तो रामायण हमें खाने के बारे में क्या बताती है? अरे बहुत कुछ। जैसे राजमहलों का भव्य भोजन और तपस्वियों का सादा खाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रिसर्च बताती है कि वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण मुख्य रूप से कंदमूल और फल खाते थे। ये खाना उनके त्याग और प्रकृति से उनके जुड़ाव को दिखाता है। यही छोटी छोटी बातें हमें उस युग की एक जीती जागती तस्वीर दिखाती हैं। अब हम दूसरे महान महाकाव्य महाभारत की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का पाक नज़ारा बिल्कुल अलग है। ये इसके भव्य दरबारों और जबरदस्त संघर्षों की कहानी कहता है। रामायण के बाद थीसिस का अगला चैप्टर महाभारत की पाक कला पर फोकस्ड है। ये हमें दोनों महाकाव्यों की फूड कल्चर की तुलना करने और उनके बीच के फर्क को समझने का एक शानदार मौका देता है। महाभारत में खाना अक्सर ताकत, राजनीति और रणनीति से जुड़ा होता था। इसमें बड़ी बड़ी शाही दावतों का जिक्र है जहां कूटनीति चलती थी, और वहीं युद्ध के समय के राशन का भी, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी था। ये रामायण के सरल और अक्सर आध्यात्मिक भोजन के संदर्भों से बहुत अलग है। और ये रिसर्च सिर्फ रामायण और महाभारत पर ही नहीं रुकती, इसका दायरा और भी बड़ा है। इसमें 5 और महाकाव्यों का विश्लेषण किया गया है। सोचिए, उन ग्रंथों में उस युग की कितनी ही खास रेसिपीज और खाना पकाने की तकनीकें छिपी होंगी जिनका जिक्र इस थीसिस में है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम जान भी गए कि प्राचीन काल में लोग क्या खाते थे, तो क्या ये रिसर्च सिर्फ एक अकादमिक दिलचस्पी से कहीं ज्यादा क्यों जरूरी है? चलिए इस पर सोचते हैं। ये रिसर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि खाना हमें इतिहास से एक मानवीय स्तर पर जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि महाकाव्यों के नायक सिर्फ पौराणिक किरदार नहीं थे, वे भी इंसान थे जो खाते थे, दावतें करते थे और भूख लगने पर संघर्ष भी करते थे। उनका खाना ही हमें उनकी संस्कृति, समाज और उनकी दुनिया की एक असली झलक दिखाता है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे सबसे प्यारे महाकाव्यों में प्राचीन व्यंजनों की पूरी दुनिया छिपी हुई है, तो कल्पना कीजिए कि उन कहानियों में और क्या-क्या छिपा हो सकता है जिन्हें हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शायद हर कहानी में एक अनदेखा अध्याय है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।